Good morning. Welcome back once again to class 10th geography lesson first resource and development. Now today we will study the topic development of resources. The topic it means that development of resources यानी संसाधनों का विकास. ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम स्टार्टिंग समझ लेते हैं कि संसाधन जिस रूप में मानव के लिए आवश्यक है उसी तरह उसके जीवन में उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी यह आवश्यक है. ठीक है, एज वी ऑल कैन सी दैट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज द एफिशिएंट and optimum utilization of resources that are used by us, हमारे द्वारा यूज किया हुआ for our various needs, हमारी अनेक जरूरतों को पूरा करने के लिए and contribute to the growth of the economy. और क्या करता है, हमारी इकोनॉमिक आर्थिक परिवेश की परिस्थितियों को, जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसके विकास में भी यह हमारा सहयोग करता है. ठीक है, लेकिन जो एक हमारे समक्ष इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है वो क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट, यानी जो संसाधन है वो हमारे लिए फ्री गिफ्ट्स है. लेकिन फ्री गिफ्ट्स कहां से? हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर द्वारा प्रकृति द्वारा प्रदान किए हुए ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, लेकिन उनका अंधाधुंध यूज करना यानी कि आवश्यकता से ज्यादा. जैसे कि हम अगर नॉर्मल समझे एक उदाहरण के रूप में, हम अगर हमारी जरूरत है नहाने के लिए अगर एक बाल्टी पानी की और हम वहां पे एक बाल्टी की जगह 2 बाल्टी 3 बाल्टी यानी कि आवश्यकता से अधिक प्रयोग करना, यही क्या हुआ? अंधाधुंध प्रयोग हुआ. तो निश्चित रूप से किसी भी चीज की अगर हम आवश्यकता से अधिक उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उस चीज में क्या होगी? कमी आएगी. ठीक है, तो जब कमी आएगी तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगे. तो हम इसके लिए एक अपना टॉपिक बनाते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट. अब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट. अब ये कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है उसको हम समझ लेते हैं. पहली प्रॉब्लम आती है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज का था फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्तिगत किसी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया हुआ जो, यानी कि इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लेटेड, नॉन रिन्यूएबल resources are, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने स्टार्टिंग में ही इसकी डिफिनीशन बता दी थी कि नॉन रिन्यूएबल यानी जो फिर से रिन्यू न किया जा सके, यानी कि दोबारा हम उसका प्रयोग न कर सकें. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड, हमने बताया यहां पे टॉपिक भी हमारा डिप्लेशन, आर गेटिंग डिप्लेटेड एट फास्टर रेट, हमने क्यों लिखा? क्योंकि वह तेजी से खत्म हो रहा है. जो उसका अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, अंधाधुंध प्रयोग की वजह से वह जो है इसमें क्या ला देगा? कमी ला देगा. यानी कि ये एक तो यह रिन्यू नहीं हो सकता, यानी दोबारा इसको हम प्रयोग में ला नहीं सकते. अगर ला भी सकते तो एक निश्चित समय यानी अत्यधिक समय के अंतराल के बाद वह वस्तु जो है दोबारा हमारे प्रयोग में आ सकती है. अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा Now the second one is accumulation
एक ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम क्या पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारा क्या पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स, इसमें सेकेंड पॉइंट हम पढ़ रहे थे कि एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या था, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, एक्यूमुलेशन मीन्स क्या होता है, कलेक्शन। एक्यूमुलेशन मीन्स कलेक्शन यानी कि संचय। ठीक है, एक्यूमुलेशन मीन्स कलेक्शन या संचय। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि संचय क्यों हमारे मतलब कि रिसोर्सेज संसाधन को कैसे प्रभावित करता है। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो अमीर तबके के वर्ग हैं और एक गरीब तबका वर्ग है, दो वर्ग है हमारे समाज में। तो जो अमीर लोग हैं कुछ संसाधन निश्चित लोगों तक क्या हुए, सीमित हो गए हैं, यानी कि वहीं जाके रुक गए हैं। तो अगर इफ टू मेनी रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा रिसोर्स जो है, बहुत सारे संसाधन जो है वह एक्यूमुलेटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि एक जो है हमारा रिच पर्सन है और एक पुअर। ठीक है, तो ये जो रिच पर्सन है यहां पे अगर एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का एकत्रीकरण, कलेक्शन हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, संसाधन जो है इनके पास तो पहुंचा नहीं, ऐसे ही कमी होगी संसाधन की। और दूसरा क्या हुआ कि इनके पास संसाधन पहुंचा तो उनके पास अंधाधुंध प्रयोग करने के लिए, यानी आवश्यकता से ज्यादा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारा है और थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम। Now the third point and last point, that is indiscriminate exploitation of resources. Indiscriminate exploitation of resources. इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज से हम समझते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज, इसको नोट कर लीजिएगा आप, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द, अब कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है इससे उसको हमें देखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम की तरफ वह ले जाता है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी कि वैश्विक स्तर पर, यह नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, समाज विशेष के लिए, राज्य विशेष के लिए या फिर देश के लिए, यानी यह जो प्रॉब्लम आएगी वह पूरे वैश्विक स्तर पर यानी पूरे विश्व के लिए आ सकती है। तो क्या कौन कौन सी वो प्रॉब्लम है, जैसे कि सच एज ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए कि ग्लोबल वार्मिंग जब भी होगी तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी कि हाँ हमने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया है इस व्यक्ति के द्वारा, तो हम इसी को सिर्फ और सिर्फ इसी व्यक्ति को ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्ट करेंगे। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कैसे, ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी कि इससे क्या होगा कि ओजोन लेयर जो है वह एक सुरक्षा कवच होती है हमारे वायुमंडल में, जिससे सूर्य से निकलने वाली यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज जो है डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं आती है, वो ओजोन लेयर से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है, घूम जाती है। ठीक है, यानी यह हमारी सुरक्षा करता है ओजोन लेयर। और तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी हमने ये जो भी देखा ये किसी एक व्यक्ति या एक समाज के वर्ग के लिए नहीं है, पूरे देश पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे समक्ष ये तीन मुख्य प्रॉब्लम आते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है रेमेडियल मेजर्स।
that now we have to focus that कि हमारे सामने कठिनाइयां हैं तो उनके लिए कुछ उपाय करना जरूरी है, यानी कि कैसे हम उनसे बच सकते हैं, अपने वातावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने ओजोन लेयर की सुरक्षा करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक अब होता है इसी में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स, तो रेमेडियल मेजर्स का हिंदी अर्थ पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है उपचारात्मक उपाय या कार्यवाही। ठीक है, उपचारात्मक उपाय या कार्यवाही। ठीक है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो इसको हम 3 पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, पहला हो गया हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पहला इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किस चीज का, रिसोर्सेज। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटेबल वर्ड में ही इसका एक्सप्लेनेशन कैसे, क्योंकि इक्विटेबल वर्ड जो है वो इक्वल से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि संसाधनों का जो वितरण किया जाए, जैसे हमने हमारा सेकंड पॉइंट था रिच एंड पुअर वाला, उसमें हमने क्या देखा था कि रिच पर्सन के पास, उनके पास संसाधन जो है अंदाजन प्रयोग, यानी कि एक उसका हम लोग क्या कह सकते हैं कि एकत्रीकरण वहां पे हो गया, कलेक्शन, एक्यूमुलेशन, जो हमारा सेकंड पॉइंट था कलेक्शन हो गया था, उसी को हमें हटाना है। यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बराबर ढंग से क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, विभाजन करना, यानी सब में उसका वितरण करना। अब उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वह एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसका अर्थ होता है कि पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना, यानी कि हम जो है पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाएं, और उसके साथ ही साथ वर्तमान की विकास की प्रक्रिया के साथ साथ अपने भविष्य की पीढ़ियों के बारे में भी उनकी आवश्यकता की अवहेलना न करें। यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वह उससे प्रभावित होगी कि नहीं होगी, ये हमारे लिए सोचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम सतत पोषणीय विकास के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि अब किस पे फोकस करता है, मतलब प्रेजेंट टाइम में हम उसका किस रूप में प्रयोग करते हैं और फ्यूचर में उसकी आवश्यकता किस रूप में पड़ेगी, यानी कि वह दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन इज, जो हमारा अंतिम पॉइंट है वो क्या है, अब देखते हैं हम यहाँ पे, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट। रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट। ठीक है, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट, इसके आगे हम एक चीज लिख देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अर्थ समिट हुआ कब था। यह अर्थ समिट हुआ था जून 1992 में, यानी जून 1992 में अर्थ समिट हुआ था। किस लिए हुआ था, किन लोगों ने किया था, ये हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो इसमें 100 स्टेट्स ऑफ द रियो दी जेनेरियो, ठीक है, रियो दी जेनेरियो यह एक जगह है, कहां पे, ब्राजील में, जहां पे हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल, पहला। और इसमें 21 एक एजेंडा लागू किया गया था जिसका नाम है एजेंडा 21। क्या नाम है,
एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो था वो 21st सेंचुरी के लिए था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस रूप में एजेंडा 21 लाया गया और किस लिए लाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसके लिए था, मतलब वो क्या था, इसको हमको समझना है। यह एक कार्य सूची थी, यानी कि कार्य करने की प्रक्रिया थी कि कैसे हम इसको, जो हमारा क्या था, ये रेमेडियल मेजर था ना, उपचारात्मक उपाय था कि हम कैसे जो रिसोर्सेज के प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका अंदाज प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके लिए कार्य सूची लाई गई कि कुछ आवश्यकताओं की जिम्मेदारियां दी गई जिनके अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पूरे विश्व को, ये नहीं कि किसी एक देश एक समाज के वर्ग के लोगों के द्वारा, यानी पूरे देश को एक यूनिटी में बांध दिया गया और उसके माध्यम से उन्हें कहा गया कि आप पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटने के लिए सबके बारे में सोचें। ठीक है, जो हमारा सेकेंड वाला प्रॉब्लम था वो भी इसी से रिलेटेड है, रिच एंड पुअर वाला था, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़ा था पीछे कि एक्यूमुलेशन मींस कलेक्शन नहीं होना चाहिए, और जैसे दो वर्ग बढ़ जा रहे हैं तो अगर अमीर वर्ग है तो वो अपना उपचार कर लेता है। ठीक है, लेकिन उसी चीज को यहाँ पे वो बोल रहा है कि रेमेडियल मेजर्स के माध्यम से, उपचारात्मक उपाय के माध्यम से बताना चाहता है कि विश्व स्तर पर हमें उससे निपटना है। ठीक है, और इसमें एक लीडर के द्वारा 1992 में ही ये हुआ था, 1992 में, तो एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था यूएनसीईडी। अब यूएनसीईडी है क्या? यूएनसीईडी मींस यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन environment and the last one is development। ठीक है, तो यही अब हमारा जो है ये रेमेडियल मेजर्स जो है ये 3 पॉइंट्स के माध्यम से हम उसको बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और अब हम अपने अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ देखेंगे। ठीक है, और आप जो है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्वेश्चन को लिखें, आपको अगले वीडियो में वो टॉपिक समझा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।